बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज खान बाबा यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, खुश होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश और दुआम बख्शे, उनमें मज़ीद इजाफा फरमाए और आप हमेशा ऐसी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ये कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमें आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स के फर्दर जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के वीडियो के मौज़ूआत की जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज के हमारे पास कौन कौन से मौज़ूआत हैं। आज हमारे पास मौज़ूआत हैं सिचुएशन आज़ाद कश्मीर की जो है बहुत बिगड़ती सूरत हाल, उसके बारे में बात करेंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज खबर, दिलचस्प कह सकते, हैरत अंगेज तो नहीं कह सकते, वो ये कि इंडिया के लोगों ने जो वीज़ा के फ्रॉड किए हैं उसमें ये कहा जा सकता है अमेरिका में हिंदुस्तान बाजी नहीं है वीज़ों के स्कैमिंग में और फ्रॉड करने में। और कम अज़ कम एक ऐसा मामला है जहाँ पर हमारे पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा बल्कि इंडिया का नाम आ रहा है, जो अपने आप को हमेशा बहुत ही सीधा साधा मासूम साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये रिपोर्ट जो है अमेरिका के नेशनलाइजेशन जो डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन एंड नेशनलाइजेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी तरफ से सरकारी तौर पर जारी की गई है, जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि वहाँ पर इंडियन ने HP1 वीज़ा में बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए हैं। HP1 वीज़ा जो होता है वो होता है आमतौर पर स्टडीज़ के लिए और फिर उसके ऊपर बाद में काम करने की जो कंपनी हायर करती है उनके उसको HP1 वीज़ा कहते हैं। और इसमें इंडियन ने ऐसे ऐसे फ्रॉड किए हैं कि अल्लाह हाफिज़। मुझे कम अज़ कम इस बात की खुशी हुई कि इस तरह के फ्रॉड के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं आया और हमें क्लीन चिट मिल गई है। बेशक पाकिस्तान भी हरकतें करते हैं लेकिन जिस पैमाने पर इंडिया कर रहा है उस पैमाने पर नहीं। और अब तो अमेरिका के सरकारी महकमों ने भी ये कह दिया कि इंडियन इस फ्रॉड की वजह से 2 फ्रॉड्स थे उनके पकड़े गए। एक तो जो ट्रक ड्राइवर हैं जो ट्रॉलर बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं विद इन द कंट्रीज और विद इन द सिटीज़ और जो आमतौर पर हमेशा सड़क पर ही रहते हैं, उन लोगों के फ्रॉड पकड़े गए और उनमें से मेरे ख्याल में 54 के करीब ड्राइवर गिरफ्तार किए गए हैं। और उनमें से 36 जो थे उनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस थे वो फेक थे और बाकी जो थे उनके पास जो है वहाँ का वीज़ा भी नहीं था। सो इलीगल स्टे इन द कंट्री और फेक ड्राइविंग लाइसेंस फेक डॉक्यूमेंट्स पर उनको पकड़ा गया और शायद उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा या कर दिया गया होगा। दूसरे जो थे HP1 वीज़ा वाले उनका भी यही था कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक थे, यानी कि उन्होंने जिन कागजात पर अपनी यूनिवर्सिटी जिन कागजात पर वहाँ पर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वो कागजात और वो डिग्रियाँ फेक थी। और उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो है यूनिवर्सिटी जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनका कुछ वजूद ही नहीं है, जहाँ अगर वजूद है तो वो 1 या 2 कमरे में यूनिवर्सिटी बनाई हुई है नाम की और सिर्फ ये फैसिलिटेट कर रहे थे इंडियन को वीज़ों के लिए कि वो लेटर बना देते थे यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गई है और वो वहाँ से उनको रजिस्टर उन्होंने कराई हुई थी, वहाँ से इंडियन के वीज़े आसान हो जाते थे और वो जहाँ पर आके फिर वीज़ा स्टडी तो क्या करते दूसरे उल्टे सीधे काम में पकड़े जाते थे। उसमें 2 इंडियन के बारे में ये कहा कि वो बैंक आर्म रॉबरी में भी मशहूर थे, मुलविस थे। आर्म रॉबरी हथियारों के साथ डकैती करना जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान का कम अज़ कम बाहर के मुल्कों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये मैंने कहा चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि इंडियन ने बाजी मान ली है, किसी पॉजिटिव सेंस में नहीं नेगेटिव सेंस में। तो चलते हैं बस अभी तस्का मैंने बात कर दी आपको बताने के लिए कम से कम आपको खुशी कुछ मौका मिल गया कि इंडियन हमसे इस तरह से किस फील्ड में आगे जा रहे हैं। अब आते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की जाने। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन परसों मुकम्मल हुआ, कल उसके रिजल्ट आते रहे और तकरीबन मुकम्मल रिजल्ट निकल तक आ चुके हैं। 24 सीटें थी गिलगित बल्तिस्तान की और बहुत ही यूँ समझें कि पुरशोर इलेक्शन रहा, बहुत भरपूर मुहिम चलेगी, इलेक्शन मुहिम वहाँ पर चलेगी। तमाम पार्टियों की तरफ से सर फहरिस्त मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी थे और PTI जो थी उसका किसी हाल कहीं पर शुमार ही नहीं था, क्योंकि हमने ना तो कोई PTI की रैली देखी वहाँ पर ना PTI का जलसा देखा। अब PTI वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलता आपके वहाँ पर लोग गौर जैसे लोग शाहजाना गुजरात जैसी और शायद खट्टर जैसे लीडर जो थे वहाँ पर कंपेन करते थे, तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए था वहाँ पर।
अगर एक दो लीडर जो थे उनको वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं मिली, जैसे कैसर और एक शायद कौन थे, मुझे नाम से नहीं आ रहा, वो थे, उनको अगर उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने एनओसी नहीं लिया, जो एक तरीके कार मुहैया किया गया था, मुकर्रर किया गया था कि उनको वहाँ के इलेक्शन कमीशन की जानब से एनओसी के लिए अप्लाई करना है कि हम आकर जहाँ पर मुहिम चलाना चाहते थे वो एनओसी उन्होंने नहीं लिया, अप्लाई नहीं किया, तो फिर उनको आने की इजाज़त नहीं मिली। बाकी जिन्होंने एनओसी के लिए बिलावल भुट्टो है या कोई भी है वो एनओसी लेके आए, इवन नवाज शरीफ को भी एनओसी के बाद भेजेंगे वहाँ पर, तो एनओसी लेके आए, तो आप लोगों ने क्यों एनओसी नहीं लिया? मेरे ख्याल में ये था कि इनको पता था कि इलेक्शन तो हमें जीतना नहीं है, लिहाजा इन्होंने पहले ही से एक बहाना बना के रख लिया था कि जिसके ऊपर बाद में हमने रोना था शुरू करना है कि हमें जनाब लेवल पर एक फील्ड नहीं मिला, हमारे लीडर्स को जा रहा है। लीडर मेरे ख्याल में एक तो वो असल कह सकते हो, शायद दूसरे सवाल रखना बना जाते हैं, थिंक सो, बट आई एम नॉट श्योर, तो अगर मैं गलती करूँ तो मैं माजूम पहले कर लेता हूँ। तो अब इलेक्शन के दिन तक तो खैर इलेक्शन की रात जब इलेक्शन खत्म हो गया और गिनती हो रही थी तो उस वक्त जब गवर्नर खान से इंटरव्यू किया गया, कुछ लोगों ने सवाल किए मीडिया वालों ने, तो कह रहे थे कि कोई धांधली नहीं बना, पुरस्कार अंदाज में इलेक्शन हुआ है और ये है वो है, और उसके बाद एकदम जब उनको किसी सीट के जीतने की उम्मीद नहीं मिली, उनको सिर्फ 2 सीटें मिली है मेरे ख्याल में, शायद वहाँ से बल्तिस्तान से और वो भी एमडीएम के तामन से, तो अलामा नासिर जैसी जो है उनकी जो उनके साथ उन्होंने नशस्त पर जो है ना सीट एडजस्टमेंट की थी, उनको 2 सीटें वहाँ की मिली हैं और बाकी उनको कोई सीट नहीं मिल सकी। पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, 10 सीटें हासिल की हैं और ये पहली दफ़ा ऐसा है, पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा है, पहली दफ़ा जो है उन्होंने अपने दौर हुकूमत में 11 सीटें शायद हासिल की थी और उसके बाद जो दौर हुकूमत नहीं भी अभी 10 सीटें हासिल की हैं। उन्होंने एक और थ्योरी को गलत साबित कर दिया, थ्योरी ये है कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में वही पार्टी इलेक्शन जीतती है, तो जहाँ पर जो तो कहा जा सकता है कि ये पीपल्स पार्टी जिस हुकूमत की एलाई है उसकी इत्तेहादी है लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं है, आपको पता है कि हुकूमत है उनके पास कोई वजारत वगैरह नहीं है, और मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ भी भरपूर मुहिम चलाई और इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके खूब गरीब के बरसते रहे और ये एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम इलाज जाता दोनों पार्टियों का, जिसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी बेहतर हिकमत अमली बेहतर कंपेन की वजह से इलेक्शन जीता। उसमें एक और एड जो जाता है पीपल्स पार्टी को ये था कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल में है, जहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये बरहून मेहनत है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने जो गिलगित बल्तिस्तान को जो हकूक़ दिए थे और उनका जो दर्जा दिया था गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का, जो मिलने का, और उसके बाद जो तरक्याती काम किया उन्होंने, जो गंदम वगैरह पर सब्सिडी दी उस वक्त से लेकर अब तक वो कायम है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया। उन्हीं के दौर में जो है यहाँ पर पीपल्स पार्टी के दौर में जहाँ पर एयर सर्विस शुरू हुई, एयरपोर्ट बने और पीए की सर्विस शुरू हुई और बहुत सारी सहूलतें हैं, सब्सिडी वाली सहूलत सबसे ज़्यादा है जो पीपल्स पार्टी ने दी थी, और उस वजह से ये है कि ये लोग अपने उन चीज़ों को आगे से उसके बाद भी हर दौर हुकूमत में नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में भी काफ़ी सारे काम हुए, रोड वगैरह के ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ और काफ़ी सारे सड़कें बनी, फिर पीटीए के दौर में भी काफ़ी सारे काम हुए यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं कि हर हुकूमत ने अपने दौर हुकूमत में आके यहाँ पर काम करने की कोशिश की हर पार्टी ने, लेकिन बाकी जो है पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब के दौर से है वो भी तक है, और उसके बाद फिर नौजवान नस्ल के जो है बीबी आसफा और भुट्टो और बिलावल भुट्टो उन्होंने जिस हिसाब में अपनी कंपेन चलाई और जो वादे वईद किए उसकी बिना पर लोगों ने उनको काबिल एतबार ज़्यादा ठहराया, ज़्यादा मोतबर समझा, ज़्यादा काबिल भरोसा समझा, और उस भरोसे के बात के नतीजे में उनको अपने वोट जो है झोली में डाले और उन्हें वहाँ पर वाज़ एक सीट डाली, 10 सीटों के साथ उनको सीट मिल गई और पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबली वहाँ पर हुकूमत बना सकती है, लेकिन उसके लिए ये होगा कि या तो वो जो 6-7 सीटें हैं इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स की उनमें से 3-4 इनके साथ मिल जाए यकीनन मिलेंगे, और या फिर ये है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ये इत्तेहादी हुकूमत बने। लेकिन अब जब वज़ारतों की बात है इस वक्त जो फार्मूला नजर आ रहा है वो ये है कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा और बाकी वज़ारतें जो 60-40 के हिसाब से डिवाइड की जाएगी, अगरचे कि मेरे ख्याल में तो मुस्लिम लीग नून को जहाँ पर वजारत नहीं रहनी चाहिए, खासकर दिस थिंग कि पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में कोई वजारत नहीं दी तो इनको भी जहाँ पर कोई वजारत नहीं रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में आईनी अहदे लिए हुए तो उनको भी जहाँ पर आईनी अहदा लेने के गवर्नर का अहदा लेके उसके ऊपर इत्तफाक करना चाहिए। लेकिन अब देखें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के नून के दरमियान क्या मुआहदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो है ना वो लेती है सीटें लेती है या नहीं लेती, अब इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो लेकिन अब बात ये है कि अब जहाँ पर जो शोर होगा मचाया जा रहा है इसका धांधली का, तो ये कम अज़ कम मैं इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि
इलेक्शन से पहले ही हबीब अकरम साहब एक बड़े मंझे हुए और जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ पर सर्वे किए थे एक हफ़्ता पहले ही इलेक्शन से, जो उनके सर्वे इलेक्शन से 3 दिन या 2 दिन पहले तक ख़त्म हुए। उन्होंने खुलेआम ये कहा था कि पीपल्स पार्टी 10 सीटें हासिल करेगी। तो उस सर्वे की बुनियाद पर भी मैं ये कहता हूँ धांधली नहीं गया, और पीपल्स पार्टी को 10 सीटें मिली, उससे ज़्यादा अगर मिलती जा तो फिर धांधली की बात की जा सकती थी। हाँ, छोटी मोटी इंतजामी गलतियाँ हो सकती हैं, छोटी मोटी इंतजामी धांधली उसको नहीं कहा जा सकता, इंतजामी गलतियाँ हो सकती हैं, लाइक फॉर्म 45 या 47 को इशू करने में, जैसे कि वो पीपल्स पार्टी ने भी कंप्लेन की थी और पीटीआई ने भी की थी, उसमें देर हो सकती है, लेकिन उस देर का ये मतलब नहीं है कि उसमें धांधली की गई है। लिहाजा मेरे ख्याल में तुझे, और फिर दूसरी चीज़ है कि आम लोगों को पता है, वहाँ पर आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो देखने वाले हैं उन्होंने भी देखा, अगर वहाँ नहीं थे तो टीवी पर देखा होगा, प्रोग्राम्स में देखा होगा कि वहाँ पर तो पीटीआई का वजूद ही नहीं था। हालांकि पीटीआई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मगर वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा अपने नाम पर। और फिर उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन उन्होंने दूसरे लोगों के साथ, जैसे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इल्हाक करते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के नाम पर इलेक्शन करते हैं, वो भी उसमें भी सिर्फ 2 उम्मीदवारों के अलावा उनका कोई उम्मीदवार शामिल नहीं था कि जिसको पीटीआई को कहा जा सके आज़ादी से इलेक्शन लड़ने के। जितने साथ के साथ 5 उम्मीदवार हैं बाकी, वो उनको 2 में से 2 उनको मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल थी और 3 को पता नहीं वो आज़ादी थे, वो हो सकते वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। अब उसके बाद अब तीसरा मौजू है मेरा आज़ाद कश्मीर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज़ाद कश्मीर जल रहा है, इट इज़ बर्निंग, लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या, किसके फ़वायद हैं और इसके पीछे कौन है और कौन इस तरह की हरकतें करा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में आज तक जो नहीं हो वो हो रहा है। आपने सुना होगा कल और परसों के आज़ाद कश्मीर की वो जो अवामी एक्शन कमेटी है, उन लोगों ने उनको जब कालअदम करार दिया गया, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो उन लोगों ने वहाँ पर कत्ल गारत करी शुरू कर दी है। परसों उन्होंने CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल का घेराव किया हुआ था और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी फायरिंग वगैरह भी की है। तो ये कोई इंसानियत की बात नहीं है। हॉस्पिटल हो सरकारी हो, फ़ौज का हॉस्पिटल है, तो हम लोग भी जाते हैं। तो ये अब वही फ़ौज जिसके बल पर आज़ाद कश्मीर कायम दायम है, उसके खिलाफ ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसमें क्या समझा जाता है? जहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी है जो फ़ौज की मुखालफत करती है, तो क्या आज़ाद कश्मीर में भी जो शोर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिसका ऊपर मुझे यकीन है कि कंट्रोल कर लिया गया होगा या कर लिया जाएगा, वो क्या ये उसके पीछे हुई है? हमें गैर मुल्की एजेंडा भी समझना चाहिए, और गैर मुल्कियों का हाथ इसके पीछे हो सकता है, उससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। लेकिन अंदरूनी तौर पर उनको गैर मुल्की जो होते हैं, जो एजेंडा होता है उनका, उनके जो शोर करना चाहते हैं या किसी मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, वो खुद आके नहीं फैलाते, उनके एजेंट होते हैं, उनके जहाँ पर ख़रीदे हुए पालतू लोग होते हैं, परिंदे होते हैं। तो क्या वो एक पार्टी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करती है, क्या वो उनके एजेंट, उनके परिंदे और उनके लेपालक कुत्ते की तरह काम कर रही है और उनको जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, और जहाँ पर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में अनारकी फैलाकर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि वो लोग हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़े या चाहे पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, खुदा न खास्ता, मेरे मुँह में खाक, लेकिन वो उनको हुकूमत मिलनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या जो उसके पीछे, तो हुकूमत भी शायद इस बारे में सोच रही होगी, इनको इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये जो पुलिस के लोगों को फायरिंग की गई, उनको हलाक किया गया, 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए परसों फायरिंग के नतीजे में, तो ये फायरिंग और ये हथियार कहाँ से आ गए हैं? कश्मीर के बहुत पुरअमन लोग हैं, एहतजाज पुरअमन किया जाता है, और फिर एहतजाज भी ऐसी बात पर हो रहा है कि जो 12 सीटें जो मुहाजिरीन की हैं, जिसका पिछले वीलॉग में मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनको ख़त्म किया जाए। भाई उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आइन में शामिल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने एक रेफरेंस भेजा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि वो जो सीटें हैं 12, वो किसी आइनी, वो किसी इंतज़ामी हुक्म के तहत या किसी ऑर्डिनेंस के तहत ख़त्म नहीं की जा सकती, उसके लिए आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी और फिर उसको कोर्ट से जाके करना पड़ेगा, बल्कि कोर्ट भी उनको रिवॉर्ड नहीं कर सकती। तो आइन में तब्दीली करना पड़ेगी, और आइन में तब्दीली असम्बली के ज़रिए से होगी। तो असम्बली को बैठने दें, उसके बाद आप वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करें, तो ये कोई बैद नहीं है। कल बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है कश्मीर के बारे में। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का मसला जो है ना, ये ताकत के तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर हल करना चाहिए, और मेरे ख्याल में उनकी बात बहुत मुनासिब है। जो कुछ हुआ है इसमें जो लोग मुलविस हैं, जो शरपसंद अनासर मुलविस हैं, उनको करार वाक़ की सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मुकदमा चला के उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो लोग इसमें मुलविस नहीं हैं, उनके साथ बैठ के जो उनके सही हकीकी नुमाइंदे हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम के, उनके साथ बैठ के, और उनके हकीकी नुमाइंदे वो हैं जो भी इलेक्शन में जीते थे और उसके बाद नए इलेक्शन में जो अभी हो रहा है उसमें बनेंगे। तो नए इलेक्शन का इंतजार किया जाए, जुलाई दूर नहीं, जुलाई में इलेक्शन मुतवक्के है, इलेक्शन डेट जुलाई 27 जुलाई है ग़ालिबन मेरे ख्याल में। तो जब वो नई असम्बली बैठेगी, उसके बाद नई हुकूमत वहाँ पर बनेगी, तो आप अपने नुमाइंदों के ज़रिए कोशिश करें कि वहाँ पर अमेंडमेंट कराएँ आइन में, और उसके बाद उसको जो है ना वो अपना जो है पाकिस्तान की हुकूमत को वो मुतालबा करे आइन में अमेंडमेंट करने का,
اور آپ ان کو قائل کریں کہ یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یہ کیوں ضروری نہیں ہے، حکومت ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ ضروری نہیں ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، تو بیٹھ کے بات چیت ہوگی۔ اور ان کے 38 جو تھے ڈیمانڈس تھیں، اور 38 مطالبے تھے، جن میں سے 35 تسلیم کیے جا چکے مختلف ادوار میں۔ اصل میں حکومت نے پہلے ہی اپنی کمزوری دکھی، جب پہلی دفعہ ان کا یہ تیسری دفعہ جو احتجاج ہے، پہلی دفعہ جب احتجاج ہوا تھا اس وقت ان کے بلیک میل کے آگے ان کو نہیں جھکانا چاہیے تھا، نہیں جھکانا چاہیے تھا، جو تو شدید کرتے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے اقدامات لیتے، بعد میں بے شک ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو اپنی کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر وہ کمزوری ہمیشہ کے لیے آپ کی کمزوری بن جاتی ہے، اور دوسرا فریق جو اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم، شکریہ۔